हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। स्टूडेंट महातांडव सीरीज में मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करना चाहता हूं। और स्टूडेंट मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10th जो मैथ के महातांडव सीरीज 5वां, ठीक है। और क्लास फर्स्ट नहीं देखे हैं, सेकेंड नहीं देखे हैं, थर्ड नहीं देखें एंड फोर्थ नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिए। एक भी क्लास मिस नहीं करना महातांडव सीरीज का, ठीक है स्टूडेंट। सारी क्लासेस आपको रेगुलर देखनी होगी, एक एक देखनी होगी, क्योंकि मैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। महातांडव सीरीज के क्लास 5वां है मैथ का, और बहुत सी बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं। दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय का जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक नहीं किए स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का टारगेट में 500 लाइक का रखता है स्टूडेंट, 500 लाइक का। आज स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ जरूर इसको पूरा आप करा देंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ये बड़ा बड़ा क्वेश्चंस जो कराने वाला हूँ ताकि सबके पास पहुँच जाए और अच्छे से वो प्रिपेयरिंग कर पाए व्यक्ति। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न। कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। स्तंभों के बीच की स्थिति और स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। देखिए इसे किस प्रकार हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सबसे पहले करना यह चाहिए होगा कि इसका मुझे एक डायग्राम क्रिएट करना होगा जिस प्रकार वो बोल रहा है उसी प्रकार। कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क पे, देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे मैं सड़क मान लेता हूँ। ये क्या हो गया, आपका सड़क हो गया, ठीक है। 100 मीटर चौड़ी ये क्या हो गया, सड़क हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब 100 मीटर चौड़ी सड़क पर कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। तो इधर भी एक आपका स्तंभ और इधर भी एक ठे स्तंभ, ये दोनों स्थित हैं 100 मीटर चौड़ी सड़क पे, और इन दोनों की लंबाइयाँ क्या है, समान है स्टूडेंट, ठीक है। अगर इसको ए मान लेते हैं तो इसको बी मान लीजिए, और इसको आप सी मान लेते हैं तो इसको डी मान लीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ दिया था, हमने लिख दिया। कह रहा है कि दोनों ओर स्थित है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। कह रहा है कि आपका सड़क है, सड़क की स्थित किसी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु आप मान लेते हैं, ये बिंदु मान लिया आपने ई कोई, और इस बिंदु से इन स्तंभों का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्या होता है स्टूडेंट, जिसे हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं, तो यह उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश, और यहाँ से जो इसके उन्नयन कोण बनेगा वो क्रमशः कितने अंश, 30 अंश, ठीक है। वही करा है ना कि उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति और स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अब यहाँ से लेके इसकी दूरी और यहाँ से लेके इसकी दूरी पूछ रहा है, और स्तंभों की भी दूरी पूछ रहा है, ठीक है। कि अब स्तंभों की भी दूरी ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम हमने क्रिएट कर लिया बहुत अच्छे ढंग से स्टूडेंट। डायग्राम क्रिएट करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे हमें आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना बिंदु ई से यहाँ से माना बिंदु ई से स्तंभ ए बी की दूरी, माना बिंदु ई से यह स्तंभ जो है ए बी की दूरी, ये वाला दूरी कितना है हमको कोई दूरी नहीं मालूम है, तो मान लेंगे क्या इसे x मीटर। हमको दूरी नहीं मालूम तो x मीटर। तब स्टूडेंट बताइए यहाँ से लेके मैंने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया, ठीक है। तब आप ही बताइए कि तब यहाँ से मैंने x मीटर मान लिया, तो ये 100 मीटर चौड़ी सड़क है, और 100 मीटर चौड़ी सड़क में ये x मीटर हो गया। ये पूरा 100 मीटर है, और 100 मीटर चौड़ी सड़क में से ये x मीटर हो गया चौड़ी। तो ये कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 - x। 100 - x में से घटा देंगे तो मालूम चलेगा ये कितने बच गया, तो 100 - x मीटर यहाँ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हमको करना क्या है, एकदम ध्यान से आप समझिएगा। तो यहाँ फिर अब हमने तो लिख दिया, यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा ना, तो हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार स्तंभ किसका, डीसी, स्तंभ डीसी की दूरी मतलब बिंदु ई से लेकर डीसी की दूरी, ठीक है। इसी प्रकार स्तंभ डीसी की जो दूरी होगी जो हम अभी निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा, 100 - x हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसी प्रकार दोनों की दूरी निकल के आई, x मीटर और ये 100 - x मीटर। अब हमको करना क्या, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, पेज भरने वाला है, हाँ इस पेज पे यहाँ पे हो गया ना। चलिए अब आगे देखिए क्या मैं करता हूँ। अब हम लिखेंगे
कि त्रिभुज ए बी ई में, अब त्रिभुज ए बी ई में मतलब क्या, ए बी ई में, अब इस त्रिभुज में देख रहे हैं तो देखिए इन त्रिभुज में क्या चीज़ आपको दिया है, तो यहाँ पे लंब, इसका वैल्यू हमसे ने पूछा था कि बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ पे लंब और आपको आधार दे रखा है, लंब और आधार। तो अब बताइए लंब और आधार किस में बनता है, ठीक है स्टूडेंट, तो हो जाएगा आपका लंब और आधार दिया है, तो लंब और आधार का जो पेयर है वो तो आपका 10 के बराबर आता है, 10 थीटा के बराबर था, तो 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अब हमको मालूम कि चल गया कि 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार होते हैं। लंब यहाँ पे हमको दे दिया है ए बी, आधार हमको दे रखा है यक्स बराबर 10 है तो 10, लेकिन थीटा कितना बना है 60 अंश, तो हम क्या लिखेंगे 60 अंश इंच के पीछे स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट यह कि ए बी बटे में यक्स बराबर 10, 60 अंश का मान क्या होता है करणी में 3, तो करणी में 3 लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल सकता है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यक्स गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा यक्स करणी में 3 हो जाएगा। इस समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तब ए बी बराबर यक्स करणी में 3 आ गया, और हम जानते हैं, देखिए कि हम जानते हैं कि जो स्तंभ ए बी है, ठीक है, वो स्तंभ सी डी के बराबर है, वो आज दे रखा है आगे कि दोनों स्तंभ बराबर हैं, अरे दोनों समान स्तंभ होंगे ना, आगे बोल रखा है कि जितनी यह स्तंभ की ऊंचाई है उतनी ये भी होगा, क्योंकि आगे बोल रखा है यहाँ पे समान ऊंचाई के 2 स्तंभ। तो ये बताइए कि जब ए बी बराबर यक्स करणी में 3 आ गया तो जाहिर सी बात है कि डी सी बराबर भी उतना ही होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि ए बी बराबर यक्स करणी में 3 आ गया, तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, तो सी डी बराबर भी वही आ जाएगा आपका, यक्स करणी में क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये भी आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि अब आप त्रिभुज किस में देखिए, त्रिभुज ई सी डी में, अब त्रिभुज ई सी डी में, तो चलिए इस पेज को हम क्या कर लेते हैं आप समझिए, ई सी डी में, तो यहाँ पे भी लंब दिया है और क्या दिया आपका आधार दिया है, तो यहाँ पे भी हमको मालूम चल गया कि लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। अब लंब बटा आधार कौन सा पेयर बनाता है, तो 10 थीटा बनाता है, तो लंब वहाँ पे क्या होगा, तो लंब वहाँ पे हो जाएगा सी डी, और आधार देखिए आप ही देख लीजिए, तो लंब यहाँ पे आपका हो गया सी डी, और आधार क्या है यहाँ पे 100 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस एक्स बराबर 10 है, तो 10 थीटा की जगह कितना, थीटा वहाँ पे कितना अंश कोण बनना था आप ही देखिए, थीटा यहाँ पे 30 अंश का बन रहा था, हम क्या लिखेंगे 30 अंश। अब देखिए यहाँ पे सी डी बराबर क्या था, यक्स करणी में 3, तो हम सी डी क्या लिख देंगे यक्स करणी में 3, अब बटे में 100 माइनस एक्स बराबर 10 30, अब 10 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1 बटा करणी में 3 होता है, तो 1 बटा करणी में 3 उतार देंगे। अब इसका गुणा कीजिए, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, करणी में 3 गुणे यक्स करणी में 3 और बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 100 माइनस एक्स ही होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिए, अब देखिए इसका यक्स है, अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप समझ में आ जाए क्लियर आपको, यक्स करणी में 3 का गुणा इस करणी में 3 में करना है ना, तो अब देखिए इस करणी में 3, देखिए ये तो यक्स ऐसे ही रहेगा, गुणे करणी में 3 का गुणा करणी में 3 होता है तो 3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 यक्स बराबर हो जाएगा 100 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना है कि 3 यक्स माइनस एक्स इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस यक्स बराबर क्या हो जाएगा 100, 3 यक्स और एक्स 4 यक्स, 4 यक्स बराबर क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से यक्स निकालेंगे तो 100 बटे 4 और कटा देंगे तो एक्स बराबर 25 चौको 100, एक्स बराबर क्या आ गया 25, ठीक है। अब एक्स बराबर 25 आ गया तो सिंपल, अब एक्स बराबर 25 आ गया तो अब हमसे स्तंभ की ऊंचाई पूछा है, तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे स्तंभ की ऊंचाई। तो दोनों स्तंभ की ऊंचाई क्या दे रखा था, दोनों स्तंभ की ऊंचाई आपको दे रखा था ए बी और सी डी दोनों बराबर था, और ए बी और सी डी कितना था उनका ऊंचाई, तो यक्स करणी में 3 था, तो जाहिर सी बात है कि यक्स बराबर 25 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 25 करणी में 3, मतलब स्तंभ की जो ऊंचाई होगी स्टूडेंट वो 25 करणी में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। लेकिन आपसे स्तंभ से बिंदु की भी दूरी पूछा था, तो यहाँ पर लिखेंगे स्तंभ से बिंदु की दूरी, स्तंभ से बिंदु की दूरी। अब स्तंभ से बिंदु की दूरी मतलब समझ रहे हैं, चलिए चित्र में ये दिखाता हूँ। ये हमको ही मालूम चल गया कि ए बी जो है वो कितना आ गया है आपका
25 करड़ी में 3 आ गया, और ये जो सी डी है भी आपका 25 करड़ी में 3 आ गया। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो ई बिंदु से यह स्तंभ कितना दूरी है, चाहे ई बिंदु से यह सी डी स्तंभ कितना दूरी है। तो x बराबर 25 आया तो यह 25 हो जाएगा, और यहाँ भी 2500 में से 25 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। मतलब ई बिंदु से जो सी डी है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी 25 मीटर की दूरी पर स्थित है, और ई बिंदु से जो ए बी स्तंभ की दूरी है वो 25 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो वही लिखेंगे हम, यहाँ से पूरा पेज ही चला गया क्या। तो यहाँ लिखेंगे स्तंभ से बिंदु की दूरी, तो स्तंभ से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, एक तो x बराबर 25 आ जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस x था ना, तो हो जाएगा 100 माइनस 25, मतलब कितना हो जाएगा 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो कि अभी मैं बताया हूँ। तो इस प्रकार देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजीली मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी क्वेश्चन कराने अनिवार्य हैं क्योंकि लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चलिए ये प्रश्न क्लियर हो गया है, तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न करा रहा हूँ जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आप आसानी से करके इन सारे क्वेश्चन उसको आएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में, जो आपको चित्र दिखा रहा है, चित्र में ओ ए गुड़े ओ बी, ठीक है, यहाँ ओ है, कह रहा है कि ओ ए गुड़े ओ बी बराबर ओ सी गुड़े ओ डी है। अच्छा, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए, यह कोण ए बराबर है इस कोण सी की, और कोण जो बी है वो बराबर है कोण डी की। ये हमको सिद्ध करना है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने में डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए इसे किस प्रकार हम इसे सोल्यूशन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हल करते समय ऐसे सवालों को किस प्रकार किया जाता है उसका मेथड आपको तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस प्रकार के सवालों करते समय पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो हमको आगे क्या लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। दिया है, हमको क्या दिया है कि ओ ए गुड़े ओ बी बराबर ओ सी गुड़े ओ डी, ये दिया है। फिर कह रहा है कि सिद्ध करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब स्टूडेंट क्या सिद्ध करना है हमको, तो कह रहा है कि जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर होना चाहिए, और कोण जो यह बी है वो कोण डी के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिया हमको वही लिख रहे हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, कोई नहीं। अब इसके बाद आप खेल शुरू होता है, फिर हम लिखेंगे इस प्रकार। ठीक है, ये मेथड होता है सॉल्व करने का। अब इस प्रकार मतलब क्या चीज़ की बात समझिए कि जब दिया है आपको कि ओ ए गुड़े ओ बी दे रखा है और बराबर ओ सी गुड़े ओ डी दे रखा है, तो आप समझिए यहाँ से ओ ए, अच्छा ओ सी इधर गुड़ा में है, अगर इधर भेज दूँ तो ओ सी भाग में आ जाएगा, तो इधर आपका क्या बचेगा सिर्फ ओ डी। ये गुड़ा में इधर भेज देंगे तो यह भाग में आ जाएगा। तो हमको मालूम चलेगा कि ओ ए बटे में ओ सी बराबर ओ डी बटे में ओ बी, यहाँ से हमको निकल गया। ठीक है, तब यहाँ से हमको ये मालूम चल गया, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ओ ए बटे में ओ सी, ओ ए बटे में ओ सी बराबर ओ डी बटे में ओ बी निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका यह अनुपात निकल गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं आप कि कोण ए ओ डी, ये वाला कोण ए ओ डी, ये वाला कोण ए ओ डी, यह बराबर होगा कोण सी ओ बी के, सी ओ बी की, इस कोण के बराबर होगा। ये दोनों कोण बराबर होगा। आप कहेंगे कि ये क्या मतलब, तो देखिए क्या सा कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो बराबर होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण तो बराबर हो गया, लेकिन कंडीशन भी निकला पड़ेगा, क्यों, तो ये दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये तो सिंपल है, यहाँ से तो आप एक तो निकाल लेंगे, शीर्षाभिमुख कोण है तो लिखना ही पड़ेगा। शीर्षाभिमुख कोण मैंने लिख दिया इस कोण को, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे भुजाएं, दो भुजाएं अनुपातिक हो गए, अनुपातिक मतलब समझ रहे हैं कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया कि ओ ए बटे में ओ सी और ओ डी बटे में ओ बी, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गए, तो दो भुजा बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया। तो हम प्रमेय लगा देंगे कौन सा, कि यस ए यस समरूपता, यस ए यस समरूपता नियम से, यस ए यस समरूपता नियम से। इसका मतलब होता है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तो आप आराम से उन कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे स्टूडेंट। ठीक है, मतलब हम ये लिख देंगे कि त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी, अरे ए ओ डी ना होगा, सॉरी, ये न त्रिभुज है, ए ओ डी बराबर होगा त्रिभुज किसके, सी ओ बी के।
त्रिभुज के। अब देखिए इसका करने का मतलब चीज़ समझने की ध्यान कोशिश कीजिए कि AOD जब इसमें से दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया तो AOD जो ये त्रिभुज आपका बन रहा है वो COB के, चाहे CBO कुछ भी कह सकते हैं, तो यह जो त्रिभुज के क्या हो रहा है, यह सर्वांग सम हो रहा है और समरूप हो गया। तो ये दोनों आपस में तब समरूप हो गया स्टूडेंट, तो हम वही चीज़ लिखे हैं यह समरूपता नियम से कि त्रिभुज AOD जो है वो समरूप होगा स्टूडेंट। समरूप का चिन्ह इस तरह होता है, समरूप है त्रिभुज COB के, मतलब त्रिभुज AOD समरूप हो गया त्रिभुज किसके, COB के। अब समरूप किस लिए हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि दो भुजाएं और एक कोण बराबर था इसलिए समरूप हुआ है। और तब समरूप हो गया तो जाहिर सी बात है कि सिंपल कि आराम से कह सकते हैं कि जो कोण A है वो कोण C के बराबर है, कोण B जो है वो कोण D के बराबर। आप कहेंगे इतना जल्दी क्यों लिख दिया, तो बात को समझिए। तब समरूप दोनों त्रिभुज हो गया तो यह जो कोण A होगा वो कोण C के बराबर होगा और कोण B जो होगा वो कोण D के बराबर होगा। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि समरूप त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, समरूप त्रिभुज के सम्मुख कोण, समरूप त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तब ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो गया तो जाहिर सी बात है सम्मुख कोण आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जाके आपको सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, इति सिद्धम, यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है, इस बार बिना आज हमको तो ये सोच रहे हैं आ जाएगा तो बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो आपको इस कैटेगरी से देगा तो आसानी से आप भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया है स्टूडेंट, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे क्वेश्चंस को करके आपको जाना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार इसे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें रेलगाड़ी की चाल नहीं मालूम है और नहीं ये मालूम चल रहा है कि वो दूरी कितने समय में पूरा कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिखा है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करता है। तो ना हमको चाल ही उसकी मालूम है, नहीं मालूम चल रहा है कि 360 किलोमीटर की जो दूरी पूरा कर रही है कितना समय में पूरा कर रही है। तो सबसे पहले हम उसी को मानेंगे। हम मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, तो चाल ही नहीं मालूम है तो कैसे कुछ मालूम चलेगा। तो पहले चाल याद करेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे लिखेंगे दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय। दूरी तय करने में लगा समय कितना मानेंगे, मान लेंगे कि y घंटा, भैया समय लगा है y घंटा हमने मान लिया। और कुल दूरी आपको दे रखा है कितना 360। पहले जो पूछा है उसको मान लीजिए, जो दिया उसको लिख लीजिए। कुल दूरी कितना देखा है 360 किलोमीटर। अब देखिए अब इतना दे रखा है करा है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्नानुसार अब जिस प्रकार बोलेगा उसी प्रकार हम इसको हैंडल करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अच्छा एक चीज़ तो आप लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर स्टूडेंट क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। सबको मालूम है कि समय बराबर क्या होती है, दूरी बटे चाल होती है। ये फार्मूला होता है। अच्छा समय कितना दिया आपको y, तो y बराबर दूरी कितना देखा है 360 और चाल कितना दे रखा है x दे रखा है। तो इसे समीकरण आप एक तो मान लीजिए पहले। ठीक है, नो डाउट आपको होना चाहिए, इतना तो आप जानते हैं। फिर कह रहा है स्टूडेंट आप बात समझिए, फिर फार्मूला आपको यही कह रहा है कि समय बराबर दूरी बटा चाल तो होता ही होता है। ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, कह रहा है कि बात को समझिए, उसकी चाल पहले कितनी थी, या समय आपको कितना मान लीजिए y,
बराबर दूरी कितना है 360 और चाल आपका था यक्स। यही तो था। अब बात को समझिए, कह रहा है कि उसकी चाल जो है चाल यक्स, उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है। तो इसमें 5 को जोड़ना पड़ेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है। तो कह रहा है कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वो उसी यात्रा में, तो उसी यात्रा में जो y किलोमीटर घंटा पूरा कर रहा था वो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। मतलब पहले y लेता था लेकिन 5 किलोमीटर और उसकी चाल बढ़ाने पे 1 घंटा कम समय लेता है, तो मतलब समय से 1 घंटा हम कम कर देंगे। समझ रहे हैं? बस इक्वेशन बन गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए करना आपको क्या है, सिंपल तरीके से। अब हमको स्टूडेंट ये करना है कि y माइनस 1 बराबर 360 बटे कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया। अब सिंपली से आपको करना क्या है वो चीज़ आप समझिए। यहाँ से इसे समीकरण 1 आपने मान रखा है, यहाँ से जो आ रहा है इसको समीकरण आप दूसरा मान लीजिए। अब तब इसे समीकरण आपने पहला मान लिया, इसे समीकरण दूसरा मान लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण किससे, 1 से, ध्यान दीजिए समीकरण कहाँ से, 1 से। समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पे, चलिए समीकरण 1 का जो y का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या आपका है, y माइनस 1, समीकरण 2 तो यही तो है, या y माइनस 1 बराबर 360 बटे में x प्लस 5, यही तो है। अब यहाँ पे y का वैल्यू रखिए, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, समीकरण पहला में 360 बटे x, y की जगह क्या आ जाएगा आपका 360 बटे में x, आई तो हो जाएगा माइनस 1 बराबर 360 बटे में x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मैं थोड़ा पृष्ठ चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, भरने वाला है, यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसे सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आप ही बताइए। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। ठीक है, अब करना आपको ये चीज़ है, नहीं तो इसको यहाँ दे दीजिए, आपको हल्का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 360 बटे में आपको दिया है x ना स्टूडेंट, या 360 बटे x प्लस 5 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 360 बटे x प्लस 5। ठीक है, और बराबर यह माइनस 1 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 में हो जाएगा। तो और सिंपल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसे सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x और x प्लस 5, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। x से x कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 5 का गुणा हम किस में करेंगे, 360 में। तो 360 का गुणा इसी x में करेंगे तो हो जाएगा 360 और प्लस 360 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 के 30 और 5 3 15 3 18, कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। माइनस बीच में लगा, माइनस लगा दीजिए। अब x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो 360 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 x। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ स्टूडेंट 1 आ जाएगा। आप देखिए सिंपल इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। अब आपको करना ये चीज़ है, यहाँ से देखिए अब यहाँ पे सिंपल हमको करना पड़ेगा ये चीज़, बात समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा यहाँ पे x न होगा x, क्योंकि 360 का गुणा x में करेंगे तो 360x हो जाएगा और 5 गुणा करेंगे तो 1800। अच्छा माइनस 360x और प्लस 360x कैंसिल हो गया, माइनस 360x और प्लस 360x कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपको बचा क्या, सिर्फ 1800। ठीक है, और नीचे बच गया x में x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 5 में x गुणा करेंगे तो 5x, बराबर इधर बच गया 1 बच गया, यह बच गया है। अब बच गया तो सिंपल कर दीजिए, इसके नीचे 1 कर लीजिए, अब 3 गुणा कर लीजिए। x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 5x गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 1 का गुणा 1800 में करेंगे तो ये 1800 ही रहेगा। ठीक है, अब सिंपल हो गया तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1800, बराबर इधर बच गया 0। अब स्टूडेंट इतना हो गया तो अब आपको करना क्या देगा, समीकरण बन गया। ठीक है, अब इसे आराम से हल कर दीजिए। तो इसे हल करने का तरीका क्या होता है कि 18 का गुणा 1800 गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 1800 x स्क्वायर। अब गुणा करने पर 1800 आना चाहिए और यहाँ माइनस करने पर 5x, चलिए हो जाएगा। तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 45x और माइनस 40x। ठीक है, हम माइनस 1800 बराबर 0। इसलिए मैं ये कह हूँ क्योंकि आप ही देख लीजिए यहाँ से कि 45x में से 40x घटाएंगे तो 5x बच जाएगा और 45x और गुणे 40x करेंगे तो 18x स्क्वायर भी आ जाएगा, मतलब कंफर्टेबल फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर ले लीजिए दो का, यहाँ पे पेयर ले रहे हैं तो यहाँ x कामन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 45 और यहाँ माइनस 40 कामन ले रहे हैं तो यहाँ से 40 कैंसिल हो गया तो x माइनस गुणा इस माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 40 में 1800 में 40 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 45 बार बराबर 0। इसमें भी x प्लस 45, इसमें भी x प्लस 45 कामन ले लेंगे तो x प्लस 45 यहाँ पे अलग निकाल देंगे और यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। स्टूडेंट अब अलग अलग कर दीजिए तो हो जाएगा x प्लस 45 बराबर एक बार इसके बराबर
बराबर 0 कर देंगे और एक बार x माइनस 40 बराबर इसके बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ से करेंगे तो x बराबर माइनस 45 आ गया और यहाँ से करेंगे तो x बराबर प्लस 40 आ गया। तो माइनस 45 लेंगे नहीं क्योंकि ये नगण्य माना जाता है। क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है। ठीक है, माइनस की वैल्यू तो ये तो नहीं होगा, x बराबर 40 आ गया। ठीक है, तो अब हमको मालूम चल गया रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल ही ना पूछा था, और रेलगाड़ी की चाल हमने आगे शुरू मान रखा था कितना, x किलोमीटर पर आवर मान रखा था, x का वैल्यू आ गया तो x हम 40 रख देंगे, 40 किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, बात खत्म। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान तरीके से मैंने करा दिया, आपको समझ में आ गया होगा एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है स्टूडेंट, तो बताइए स्टूडेंट की वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो स्टूडेंट आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी आप निरंतर करते रहिए।